उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन। तो हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार पढ़ रहे हैं और इस पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में हम उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन देखेंगे। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन वहाँ होगा जहाँ 3 शर्तें पूरी होंगी। कौन कौन सी 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए? देखो, तीनों पॉइंट आपकी बुक में दिए। पहला है, उद्योग में सभी संस्थाएं, जहाँ ये संस्थाएं लिखी हुई है ना, वहाँ फर्म कर लेना। तो उद्योग में सभी फर्में संतुलन में हों। आप पेज नंबर 4.38 आपकी बुक में दे रखा है, वहाँ आपको मिलेगा। मिल गया सबको? हाँ। तो पहली शर्त यह है कि उद्योग की सभी फर्में अपने व्यक्तिगत संतुलन के रूप में होनी चाहिए। दूसरा है, उद्योग में जितनी भी फर्में काम कर रही हैं उनके पास उद्योग से बहिर्गमन की कोई प्रेरणा नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा है कि दीर्घकाल में जब उद्योग संतुलन में हो तो फर्मों को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई भी फर्म उद्योग से बाहर जाने की सोचे ही नहीं। दूसरी तरफ बाजार में नई फर्मों को प्रवेश करने की भी कोई प्रेरणा नहीं मिलनी चाहिए। तो उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन हो, इसके लिए दूसरी शर्त यह है कि उद्योग में ना तो नई फर्में प्रवेश करें और ना पुरानी फर्में बहिर्गमन करें। इसका मतलब यह है कि दीर्घकाल में जब उद्योग संतुलन की अवस्था में हो तो फर्मों को ना तो अधिसामान्य लाभ प्राप्त होना चाहिए और ना ही हानि होनी चाहिए, क्योंकि अधिसामान्य लाभ प्राप्त होगा या हानि होगी तो नई फर्मों का प्रवेश और पुरानी फर्मों का जो बहिर्गमन है वो होता रहेगा। तीसरी शर्त यह है कि उद्योग में कीमत ऐसी हो जहां कुल बाजार मांग कुल बाजार पूर्ति के बराबर हो। तो ये तीनों शर्तें जहां पूरी होंगी वहां उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन होगा। इसे मैं एक चित्र के द्वारा बड़ी सरलता से स्पष्ट करना चाहूंगा। ठीक है, देखिए आप, यहां हम उद्योग को ले रहे हैं और यहां फर्म को ले रहे हैं। इधर कीमत और यहां मांग व पूर्ति की मात्रा। ठीक है, यहां भी वही कीमत। ठीक है, और यहां मात्रा को हम व्यक्त करेंगे। अब ये बाजार मांग वक्र हुआ DD और ये बाजार पूर्ति वक्र हुआ SS। यहाँ संतुलन हम व्यक्त कर रहे हैं E बिंदु पे और यहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं, अर्थात कीमत OP। और उद्योग में जो कुल मांग और पूर्ति की मात्रा रहेगी वो OQ है। तो जो हमने संतुलन की तीसरी शर्त पढ़ी है वो तो पूरी हो गई। संतुलन की तीसरी शर्त क्या पढ़ी कि उद्योग में जो कीमत तय हो रही है उस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होनी चाहिए। तो जो कीमत OP है, यहाँ बाजार मांग भी OQ है और बाजार पूर्ति भी OQ। तो पहली शर्त पूरी हो गई। अब इस कीमत को सभी फर्में दिया हुआ मान करके चलेंगी और ये फर्मों का मांग वक्र भी हो जाएगा, औसत आगम वक्र भी हो जाएगा और सीमांत आगम वक्र भी हो जाएगा। अब यहाँ फर्म से संबंधित जो 2 शर्तें हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी थी? पहली शर्त ये है कि फर्म अपने व्यक्तिगत संतुलन में भी होनी चाहिए, यानी उद्योग में जितनी भी फर्में काम कर रही हैं सभी फर्में संतुलन की स्थिति में होनी चाहिए, यानी वो अपना लाभ अधिकतम कर रही हो। तो फर्म का संतुलन वहां होगा जहां सीमांत लागत, कीमत और सीमांत आगम तीनों बराबर हों। संतुलन की शर्त बताई थी मैंने, क्या बताई थी? कीमत, सीमांत आगम और सीमांत लागत तीनों बराबर होनी चाहिए। तो कीमत और सीमांत आगम तो इस पर
ये ओपी कीमत पर कीमत और सीमांत आगम तो बराबर है। अब सीमांत लागत और बना दें, ठीक है, और दीर्घकाल की हम बात करें तो ये दीर्घकालीन सीमांत लागत हमने बता दी, ठीक है। तो ये संतुलन बिंदु हुआ, ये संतुलन मात्रा OQ। और अभी हमने बात की थी कि नई फर्मों का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए और पुरानी फर्मों का बहिर्गमन भी नहीं होना चाहिए। अतः दीर्घकाल में सभी फर्मों को सामान्य लाभ प्राप्त होना चाहिए, ना अधिक सामान्य लाभ होगा ना हानि होगी। तो ऐसी स्थिति में जो औसत आगम और औसत लागत है वो बराबर होनी चाहिए। सामान्य लाभ तभी होता है। तो हमारे संतुलन बिंदु इस E पर औसत आगम QE के बराबर है और औसत लागत जो मैंने दीर्घकालीन औसत लागत बनाई है ये भी QE है। और किसी एक फर्म के लिए जो हम वक्र बना दें तो वो होगा ये फर्म का अल्पकालीन औसत लागत वक्र, और यही फर्म यहां हम बना देते हैं फर्म का अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, ठीक है। तो ये वो बिंदु है जहां फर्म से संबंधित दोनों शर्तें भी पूरी हो जाती हैं और इस कीमत पर उद्योग से संबंधित जो शर्त है वो भी पूरी हो गई। तो हमारी 3 शर्तें थी। पहली शर्त कि फर्म अपने व्यक्तिगत संतुलन की स्थिति में होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्म का व्यक्तिगत संतुलन मैंने जो अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है उसके द्वारा दर्शाया। तो यहाँ अल्पकालीन जो सीमांत लागत है SMC, ये सीमांत आगम को इस बिंदु E पर काट रहा है, कहता है फर्म संतुलन में। अब फर्म को लाभ हो रहा है या हानि वो हम देखें तो औसत लागत है वो इस औसत आगम के बराबर है, अतः फर्म को सामान्य लाभ हो रहा है, ना अधिक सामान्य लाभ हो रहा है, ना हानि हो रही। तो बाजार में ना तो फर्में प्रवेश करने की प्रेरणा रखेंगी, ना फर्मों का कोई बहिर्गमन होगा। एक चीज यहाँ आपको थोड़ी सी और ध्यान देने लायक है, और वो ये दीर्घकाल में जब उद्योग का संतुलन होता है तो ऐसे में सभी फर्में इष्टतम आकार की होती हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न और आया कि किसी फर्म को इष्टतम आकार की फर्म कब कहा जाता है। एक फर्म इष्टतम आकार की फर्म तब कहलाती है जब वो वस्तु को न्यूनतम औसत लागत पर उत्पन्न कर रही है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जब फर्म वस्तु का उत्पादन कर रही है तो जो उसका औसत लागत वक्र है उसका न्यूनतम बिंदु, ठीक है। तो दीर्घकाल में समय अवधि इतनी लंबी होती है कि सभी फर्में अपने जो फर्म का जो संयंत्र है या हम कह सकते हैं पैमाना है उसमें परिवर्तन कर सकती है, और फर्म अपने संयंत्र के आकार या पैमाने को समायोजित इस प्रकार से करती है ताकि वो जो औसत लागत का न्यूनतम बिंदु है वहां वस्तु का उत्पादन कर सके। तो ऐसे में ये वो न्यूनतम लागत है जहां वस्तु का उत्पादन हो रहा है। तो तीनों शर्तें समझ में आ गई। यहाँ जिस कीमत पर उद्योग में मांग और पूर्ति बराबर है उसी कीमत को फर्म दिया हुआ मान करके चल रही है, और यहाँ दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत, दीर्घकालीन औसत आगम और सीमांत आगम चारों आपस में बराबर है। तो यही दीर्घकाल में उद्योग के संतुलन की शर्त है। ठीक है, इसमें यह भी कहा है कि आपकी बुक में दिया हुआ है कि दीर्घकालीन संतुलन के साथ जुड़े निम्नलिखित परिणामों द्वारा इष्टतमता प्रदर्शित होती है। यानी फर्म इष्टतम स्तर की है ये प्रदर्शित करने के लिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कुछ पॉइंट हैं। पहला है उत्पाद का उत्पादन न्यूनतम संभव लागत पर किया जाता है, यानी वस्तु का जो उत्पादन है वो न्यूनतम संभव औसत लागत पर किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हो दीर्घकाल में न्यूनतम संभव औसत लागत क्या है, ये यहाँ है, और यहीं वस्तु का उत्पादन हो रहा है।
दूसरा है उपभोक्ता न्यूनतम संभव कीमत का भुगतान करता है। न्यूनतम संभव कीमत क्या है? न्यूनतम संभव कीमत वो कीमत है जिससे कम कीमत पर फर्म वस्तु का उत्पादन करेगी नहीं, वो उत्पादन बंद कर देगी। अतः आप यहाँ देखिए, हमने पढ़ा था एक फर्म का दीर्घकाल में उत्पादन बंदी बिंदु कौन सा होता है? दीर्घकाल में एक फर्म का उत्पादन बंदी बिंदु न्यूनतम जो औसत लागत होती है उसका बिंदु होता है। अतः यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कीमत है वो न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर ही है, तो उपभोक्ता को न्यूनतम कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके बाद है दीर्घकाल में संयंत्रों की संपूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाता है, अर्थात संसाधनों का जरा भी अपव्यय न हो पाए। तो दीर्घकाल में जब फर्में उत्पादन कर रही होती हैं तो अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर रही होती हैं। अब हमें कैसा पता चलेगा कि पूर्ण क्षमता का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? जब फर्म संयंत्र का वो आकार चुनती है जहां फर्म अपना जो औसत लागत है उसके न्यूनतम बिंदु पे उत्पादन कर रही होती है, तो वो अपने संयंत्र का पूरी क्षमता का उपयोग कर रही है। अगर आप देखिए कि वो यहाँ उत्पादन नहीं करके बल्कि यहाँ उत्पादन कर रही है, ठीक है, अगर फर्म यहाँ इस स्तर पे उत्पादन कर रही है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फर्म के पास अधिक की क्षमता बची हुई है, वो अपनी लागत को और कम कर सकती थी। तो दीर्घकाल में जब संतुलन की स्थिति होती है तो फर्म अपने जो इष्टतम बिंदु पर उत्पादन कर रही होती है, मतलब संयंत्र का आकार ऐसा होता है कि वो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन कर रही है। यहां उसके पास अब कोई भी आधिक्य क्षमता नहीं बचती है। इसके बाद में है फर्में मात्र सामान्य लाभ अर्जित करती हैं। तो दीर्घकाल में जब संतुलन हो रहा होता है तो सभी फर्में सामान्य लाभ अर्जित कर रही होती है। यहाँ हमें दिख रहा है कि ना अधिक सामान्य लाभ है ना हानि। सभी फर्में जो काम कर रही हैं उन सबको सामान्य लाभ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ औसत आगम QE के बराबर है और जो औसत लागत है वो भी QE के बराबर ही है। और जब AR और AC यानी औसत आगम और औसत लागत बराबर होती है तब सामान्य लाभ होता है। सभी फर्में अपने लाभ को अधिकतम कर रही होती हैं, यानी कि संतुलन की स्थिति में होती हैं, लेकिन ये लाभ उनका सामान्य लाभ ही होता है, ठीक है। यानी सभी फर्में अपने लाभ को अधिकतम कर रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि सभी फर्में संतुलन की स्थिति में हैं, और दीर्घकाल में अगर संतुलन है तो उनको वो अधिक सामान्य लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ सामान्य लाभ ही मिलेगा। कहने का मतलब है दीर्घकाल में फर्म संतुलन में है लेकिन उसको सिर्फ सामान्य लाभ ही मिल रहा है। अंतिम चीज है उद्योग में फर्मों की संख्या इष्टतम बनी रहती है। ये थोड़ा सा समझने लायक चीज है। उद्योग में फर्मों की जो संख्या है वो इष्टतम होती है। कहने का मतलब ये है हमारे लिए जो कुल पूर्ति मात्रा कितनी है वो OQ है। तो दीर्घकाल में जब उद्योग संतुलन की स्थिति में होगा तो फर्मों की संख्या सिर्फ इतनी होगी कि वो सभी फर्में मिलकर सिर्फ OQ मात्रा का ही उत्पादन कर रही होंगी। वो अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करके OQ से अधिक उत्पादन कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो सभी फर्में हैं वो कुल पूर्ति का उत्पादन कर रही हैं, इसलिए अधिपूर्ति की कोई संभावना यहाँ नहीं होती। अगर एक भी फर्म ज्यादा हो जाएगी तो ऐसे में उत्पादन है, कुल पूर्ति है वो कुल मांग से ज्यादा हो जाएगी। तो दीर्घकाल में ना तो अधिपूर्ति होती है और ना अधि मांग की स्थिति होती है। सारी चीजें हुई हैं, यहां पूर्ण प्रतियोगिता पूरा होता है। अब बिल्कुल एक नया बाजार है एकाधिकार, ठीक है। ये आपने 12th में नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में लूंगा। अब आप में से कोई जानता है एकाधिकार बाजार किसे कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं मोनोपोली मार्केट।
पढ़ा किसी ने घर पे जाके कि थोड़ा बहुत एडवांस में पढ़ के चलते हैं? नहीं। और आपने इधर नहीं देखा, इधर आपने नहीं, बस जितना पढ़ा है उतना पढ़ना ही मुश्किल होता है, यही। चलो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना शुरू करो कि अभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ठीक, शुरू कर रहा हूँ। एकाधिकार, नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। एकाधिकार मतलब एक का अधिकार। तो एकाधिकार बाजार, बाजार का वह रूप है जहां किसी वस्तु अथवा सेवा का मात्र एक ही उत्पादक या पूर्तिकर्ता होता है। दोबारा सुने, एकाधिकार बाजार, बाजार का वह रूप है जहां किसी वस्तु का सिर्फ एक ही उत्पादक या पूर्तिकर्ता होता है। बाजार की कुल पूर्ति पर उसका नियंत्रण होता है, उसके अलावा कोई फर्म बाजार में होती ही नहीं है। क्योंकि एकाधिकार बाजार में एक ही फर्म होती है, इसलिए यहां फर्म और उद्योग का जो अंतर है वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है। वही फर्म है और वही उद्योग है। हम उद्योग कहते हैं किसे? एक समान वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों के समूह को ही तो उद्योग कहा जाता है। अब यहां उद्योग में एक अकेली फर्म है तो वही, उसे ही आप फर्म कह सकते हो, उसी को आप उद्योग कह सकते हो। तो एकाधिकार बाजार में फर्म और उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है। तो अर्थ तो आप समझ गए कि जहां किसी वस्तु अथवा सेवा का मात्र एक ही उत्पादक या पूर्तिकर्ता हो उसे हम एकाधिकार बाजार कहें। अब एकाधिकार बाजार उत्पन्न हो इसके लिए कुछ शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। कौन कौन सी शर्तें हैं? एकाधिकार बाजार के लिए हमें 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। आपकी किताब में 4 दी हुई है, लेकिन ये 3 शर्तें पूरी हो तो चौथी शर्त अपने आप ही पूरी हो जाती है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है उत्पाद का एकल विक्रेता, जो मैंने अभी बताया। तो एकाधिकार बाजार में किसी वस्तु अथवा सेवा का एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है, इसलिए उसका वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अब अकेला ही उत्पादक या पूर्ति करता है और पूर्ति पर उसका पूरा नियंत्रण है, इसलिए वो बाजार कीमत को भी प्रभावित कर सकता है। वह अकेला पूर्ति करता है, अपनी पूर्ति को कम करके या बढ़ा करके वो बाजार की कुल पूर्ति को प्रभावित करेगा, इसलिए कीमत को भी निर्धारित कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है एकाधिकार बाजार में फर्म कीमत निर्धारक होती है, वो कीमत स्वीकारक नहीं होती। पूर्ण प्रतियोगिता में हमने उल्टा पढ़ा था। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, वो कीमत को निर्धारित नहीं कर सकती। लेकिन एकाधिकार बाजार में अकेली फर्म है तो वो खुद कीमत को निर्धारित कर सकती है। दूसरी शर्त है प्रवेश में बाधाएं। ये एकाधिकार बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मैं मानता हूं। एकाधिकार बाजार की दूसरी विशेषता ये है कि नई फर्मों के प्रवेश और पुरानी फर्मों के बहिर्गमन पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। अगर बाजार में एक भी नई फर्म प्रवेश कर जाएगी तो एक की जगह 2 विक्रेता हो जाएंगे, तो एकाधिकार समाप्त। और दूसरी तरफ पहले से जो फर्म काम कर रही है, अगर वो उद्योग छोड़ के चली जाएगी तो उस वस्तु का बाजार ही खत्म हो जाएगा, कोई फर्म बचेगी नहीं, तो एकाधिकार कहाँ से होगा? तो एकाधिकार बाजार में न तो कोई नई फर्म प्रवेश कर सकती है और न पुरानी फर्म उद्योग छोड़ करके जा सकती है। तो नई फर्मों के प्रवेश पे जो ये प्रतिबंध है ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। कानूनी प्रतिबंध हो सकता है, ठीक है। कानूनी यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, वहाँ की सरकार ने कोई कानून बना रखा है कि इस वस्तु का उत्पादन सिर्फ ये अकेली फर्म ही करेगी, कोई दूसरी कर ही नहीं सकती, तो दूसरी फर्म आ ही नहीं सकती। तो प्रतिबंध कानूनी हो सकता है, प्रतिबंध आर्थिक हो सकता है, या कोई कृत्रिम प्रतिबंध भी हो सकता है। तो कोई भी प्रतिबंध हो, बस कोई नई फर्म बाजार में आ नहीं सकती, तभी एकाधिकार उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है कोई नजदीकी विकल्प नहीं। कहने का मतलब है एकाधिकारी जिस वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन करता है उसकी कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती।
क्योंकि अगर निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध हो जाएगी तो जैसे ही एकाधिकारी ने अपनी वस्तु की कीमत बढ़ाई तो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदना बंद करके उसकी निकट स्थानापन्न वस्तु को खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे एकाधिकारी की जो शक्ति है कीमत को निर्धारित करने की वो तो खत्म हो जाएगी। तो एकाधिकारी जिस वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन करता है उसकी कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध होती ही नहीं है, इसलिए उपभोक्ताओं को वस्तु उसी विक्रेता से खरीदनी पड़ती है। ठीक है, निकट स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं है, इसको मांग की लोच के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? हमने पढ़ा था जो वस्तुएं निकट की स्थानापन्न होती हैं उनकी मांग की तिरछी लोच अधिक होती है। तो एकाधिकारी के निकट की कोई भी स्थानापन्न वस्तु मौजूद नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनना इस लाइन को। एकाधिकार बाजार वह बाजार है जहां एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की अन्य वस्तुओं के साथ मांग की तिरछी लोच, जिसे क्रॉस इलास्टिसिटी या प्रतिलोच भी कहते हैं, वो शून्य होती है या बहुत कम। अब जब शुद्ध एकाधिकार होता है, शुद्ध एकाधिकार में तीनों शर्तें बिल्कुल पूर्ण रूप से होनी चाहिए। तो शुद्ध एकाधिकार में एकाधिकारी उत्पादक या विक्रेता द्वारा उत्पादित वस्तु की अन्य वस्तुओं के साथ मांग की तिरछी लोच यानी प्रतिलोच शून्य होती है। लेकिन शुद्ध एकाधिकार वास्तविक जो संसार है, विश्व, वहां नहीं पाया जाता। किसी भी वस्तु की निकट की स्थानापन्न वस्तुएं तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी दूर की स्थानापन्न वस्तुएं मौजूद हो सकती हैं। जैसे मैं बात करूं, रेल का सफर है। अब अगर आप रेल के सफर की बात करें तो बस से किया जाने वाला सफर रेल के सफर का निकट स्थानापन्न नहीं होता है। रेल में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन अगर हम जैसे स्लीपर बस की बात करें तो उसकी सुविधाएं रेलवे का स्थानापन्न हो सकती हैं। भाई निकट का तो नहीं हो सकता, लेकिन दूर का स्थानापन्न तो मौजूद है। इसलिए हम कहेंगे कि शुद्ध एकाधिकार तो वास्तव में पाया नहीं जाता। इसलिए वास्तविक जीवन में जो एकाधिकार होते हैं वहाँ मांग की जो प्रतिलोच है वो बहुत कम होती है, शून्य के आसपास होती है। ठीक है, और अगर एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच की बात करें तो वो 1 से कम होती है। ठीक है, तो ये वो 3 शर्तें हैं जो पूरी होंगी तो एकाधिकार बाजार उत्पन्न होगा। तीनों शर्तों को एक बार हेडिंग रिपीट कर रहा हूँ। बाजार में वस्तु का एक ही उत्पादक या विक्रेता होना चाहिए। दूसरी है नई फर्मों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। और तीसरी शर्त है एकाधिकारी उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तु की कोई निकट स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। अब दिया हुआ है कि एकाधिकार किस प्रकार उत्पन्न होता है, ये नया हेडिंग है। ठीक है, एकाधिकार किस प्रकार उत्पन्न होता है, तो एक लाइन में इसको समझा देता हूं, उसके बाद हम सारे पॉइंट खोलेंगे। एकाधिकार बाजार तभी उत्पन्न हो सकता है जब किसी भी कारण से नई फर्मों को प्रवेश करने से रोका जा सके। तो वो सारे कारण जो नई फर्मों को बाजार में आने से रोकेंगे, वो सारे कारण एकाधिकार उत्पन्न होने के कारण बन जाते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट दिए हुए, जैसे नंबर 1 है किसी दुर्लभ संसाधन आगत अथवा तकनीक पर किसी एकलौती संस्था द्वारा रणनीतिक नियंत्रण। समझो इस चीज को, अगर किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए किसी खास प्रकार के कच्चे माल यानी आगत की आवश्यकता है या किसी खास तकनीक का उसमें उपयोग किया जाता है और उस कच्चे माल या उस तकनीक पर सिर्फ एक फर्म का ही नियंत्रण है और अन्य फर्में उस कच्चे माल को प्राप्त नहीं कर सकती या उस टेक्नोलॉजी को प्राप्त नहीं कर सकती, तो उस वस्तु का उत्पादन उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। अब जैसे आप उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये मानो कि डस्टर बनाने के लिए प्लास्टिक की आवश्यकता है और भारत में जितना भी प्लास्टिक है उसके ऊपर कोई भी एक संस्था ए मान लो, वो सारा प्लास्टिक संस्था ए के पास ही है। अब कोई दूसरी फर्म बी या सी बाजार में आना चाहती है, डस्टर उत्पादन करना चाहती है प्लास्टिक का, तो उसके लिए उसे प्लास्टिक चाहिए
और प्लास्टिक सिर्फ फर्म ए के पास ही और वो उनको देगी नहीं, तो ऐसे में दूसरी फर्में डस्टर उत्पन्न कर ही नहीं सकती, तो फर्म ए ही के द्वारा ही डस्टर का उत्पादन किया जाएगा। तो जब किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी खास कच्चे माल या आगत की आवश्यकता होती है और वो किसी एक ही फर्म के पास होता है, तो अन्य फर्में उस बाजार में प्रवेश नहीं करेंगी। दूसरा है कि फर्म किसी ऐसे अनूठे उत्पाद का विकास अथवा अधिग्रहण के जरिए जिसे अन्य कंपनियों द्वारा नकल करना बहुत कठिन अथवा महंगा हो। इसका अर्थ यह है कि फर्म किसी ऐसी खास किस्म की वस्तु का उत्पादन कर रही है जिसकी नकल करना यानी उसकी डुप्लीकेट बनाना अन्य फर्मों के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई विशेष तकनीक की आवश्यकता होती होगी या नकल करना बहुत महंगा पड़ता होगा। तो ऐसे में दूसरी फर्म उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर पा रही है, तो उस एक फर्म का एकाधिकार हो जाएगा। तीसरा है, सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन तथा बिक्री के विशेषाधिकार प्रदान किया जाए। कई बार सरकार द्वारा किसी एक फर्म को किसी एक विशेष क्षेत्र में वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन करने का अधिकार दे दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं, वैसे तो होता भी है कि सरकार ने किसी एक गैस एजेंसी को किसी एक गांव में गैस की आपूर्ति करने का अधिकार दे दिया। अब कोई भी एक गांव है जिसमें सरकार ने एक गैस एजेंसी अधिकृत कर दी है कि भाई इस गांव के जितने भी गैस के उपभोक्ता हैं उनको गैस की आपूर्ति यही करेगी। अब आपको अगर गैस सिलेंडर चाहिए तो आपको उसी एजेंसी से लेना पड़ेगा, आप किसी दूसरी एजेंसी से गैस सिलेंडर ले नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने किसी दूसरी एजेंसी को परमिशन ही नहीं दे रखी। तो ऐसे में जिस एजेंसी को सरकार ने अनुमति दे रखी है उसका उस क्षेत्र विशेष में गैस की आपूर्ति पर एकाधिकार हो जाएगा। तो इस प्रकार सरकार के द्वारा विशेष अधिकार जब प्रदान किए जाते हैं तो उससे भी एकाधिकार उत्पन्न होता है। इसके बाद है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट आप समझते ही हैं, इसे बौद्धिक अधिकार से संबंधित माना जाता है। जब कोई एक संस्था या कोई एक व्यक्ति मेहनत करके किसी एक खास वस्तु या उसके उत्पादन की तकनीक या डिज़ाइन तैयार करता है और वो उसका पेटेंट करवा लेता है, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की अनुमति के बिना कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उस डिज़ाइन, उस वस्तु या उस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए जिसको पेटेंट मिला है उसका एकाधिकार स्थापित हो जाता है। इसके बाद एक आता है कार्टेल का निर्माण। ठीक है, इसमें आप में हेडिंग नहीं दे रखा, जो पांचवा है उसके साथ में आप कार्टेल लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। कार्टेल मैं समझाता हूं ये कार्टेल होता क्या है। ये अल्पाधिकार बाजार से संबंधित है। अल्पाधिकार बाजार क्या था? जहां फर्मों की संख्या थोड़ी सी होती है, यानी 2 से अधिक, लेकिन बहुत अधिक नहीं, 10, 15, 20 तक होती है। जैसे भारत में कार बाजार है, ये अल्पाधिकार बाजार है। यहाँ कार बनाने वाली कोई सैकड़ों हजारों कंपनियां नहीं है, मुश्किल से 10-20 कंपनियां हैं। अल्पाधिकार बाजार में जब फर्में ये देखती हैं कि हम आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे, तो हम फर्मों को ही नुकसान होगा। तो ऐसे में ये जो फर्मों के मालिक होते हैं यानी कि उद्यमी होते हैं, ये आपस में कोई मीटिंग कर लेते हैं और उसमें एक समझौता कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी एक उद्यमी की कोई जन्मदिन की पार्टी है या उसके घर में कोई प्रोग्राम है, वो अन्य जो उद्यमी है उनको आमंत्रित कर लेता है, और ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं होती, ऐसे ही आपस में बैठ करके बातचीत की कि अगर हम सब लोग प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे, तो आपको भी नुकसान है, मुझे भी नुकसान है। एक काम करते हैं, वस्तु का उत्पादन तो हम सब अपने अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन बाजार में कीमत एक जैसी रख लेते हैं। तो ऐसे में किसी भी फर्म को नुकसान नहीं होगा। भाई हम अपना अपना माल बेच रहे हैं, अपनी अपनी वस्तु बेच रहे हैं, कार बेच रहे हैं। अब किसी को मेरी कार पसंद आई तो मेरी फर्म से खरीदेगा, आपकी कार पसंद आई आपकी फर्म से खरीदेगा।
लेकिन कीमत हम एक समान रखेंगे, कीमत को लेकर कोई कंपटीशन नहीं होगा, इससे फर्मों को नुकसान नहीं होगा। तो जब अल्पाधिकार बाजार में काम करने वाले उद्यमी सभी आपस में कोई एक समझौता कर लेते हैं और वो एक समूह के रूप में काम करते हैं, तो उस समूह का उस वस्तु के उत्पादन पे एकाधिकार हो जाता है। जैसे मैंने अभी कार बाजार का उदाहरण दिया, तो कार बाजार में काम करने वाले सभी फर्मों ने एक समूह बना लिया, तो उस समूह का भारत में जो कार बाजार है उस पर एकाधिकार हो गया। और ये जो समूह बना लिया जाता है इसी को कार्टेल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? आगे है, हाँ, ज्यादा निवेश और तकनीक। छठा पॉइंट है, जब किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हम फर्म को स्थापित करें और उस फर्म में बहुत ही ज्यादा निवेश की आवश्यकता हो या कोई विशेष ही उन्नत तकनीक की आवश्यकता हो जिसे प्राप्त करना सारी फर्मों के बस की बात नहीं है, तो ऐसे में किसी एक फर्म का एकाधिकार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई पानी का बड़ा जहाज बनाना चाहते हैं या अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाला कोई रॉकेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी चाहिए और उसको बनाने के लिए जो फर्म आप स्थापित करेंगे उसमें करोड़ों अरबों रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी और वो सबके पास होता नहीं है। तो ऐसे में कोई एक फर्म जब ये निवेश करती है तो उस फर्म का उस वस्तु के उत्पादन में एकाधिकार हो जाएगा। इसके बाद में है प्रचुर ख्याति, गुडविल आप कह सकते हो। अगर किसी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन एक लंबे समय से कोई फर्म कर रही है तो ऐसे में उस फर्म की ख्याति बढ़ जाती है, वो काफी प्रसिद्ध हो जाती है। अब ऐसे में मान लीजिए कोई नई फर्म बाजार में प्रवेश करती है तो उपभोक्ता उस नई फर्म के उत्पाद को आसानी से खरीदते नहीं है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से जो पुरानी फर्म है उसके उत्पाद को खरीदा हुआ होता है और वो उसके उत्पाद से संतुष्ट होते हैं। तो ऐसे में जो नई फर्म बाजार में आती है उसका माल बाजार में बिक नहीं पाता है और कुछ समय बाद वो बंद हो जाती है। जैसे आप कोई भी उदाहरण मान लीजिए कि जैसे LIC मान लेते हैं, जीवन बीमा करने वाली जो सब भारत में एक पुरानी संस्था है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, और लोगों का उस पर भरोसा भी है। अब मान लीजिए बीमा के क्षेत्र में यानी इंश्योरेंस के क्षेत्र में कोई नई कंपनी आती है। अब लोगों का LIC के ऊपर भरोसा है, भारतीय जीवन बीमा निगम पे भरोसा है, अब वो उसी से अपना बीमा करवाते हैं। ऐसे में कोई एक नई संस्था बीमा के क्षेत्र में आती है और उनके एजेंट लोगों को कहते हैं कि हमारी कंपनी से, हमारी संस्था से आप बीमा करवाइए, तो लोग आसानी से उस संस्था पे विश्वास नहीं करेंगे। भाई ये पुरानी संस्था है, कई सालों से काम कर रही है और लोगों को सही बीमा की सुविधा प्रदान कर रही है। अब ये नई फर्म आई है, पता नहीं कितने दिन मार्केट में टिके न टिके, लोगों के भुगतान समय पे करे न करे, तो लोगों का आसानी से विश्वास नहीं होता। और अगर कुछ समय तक जो नई कंपनी है उस पे लोगों का विश्वास नहीं होता तो धीरे धीरे उस फर्म को अपना व्यवसाय बंद करना ही पड़ेगा। कितने दिनों तक वो फर्म घाटा उठाएगी, एक समय बाद में वो बंद हो जाएगी। ऐसे में जो पुरानी और प्रतिष्ठित संस्था है उसका बाजार में एकाधिकार स्थापित हो जाता है। इसके बाद में है कानूनी या विनियामक आवश्यकताएं। देखो दो स्थितियां हैं, एक में तो ये होता है कि सरकार किसी उद्योग या किसी क्षेत्र विशेष में एक ही संस्था को अनुमति देती है और जो अन्य संस्थाएं होते हैं उनके प्रवेश को पूरी तरह रोक दिया जाता है। लेकिन दूसरी स्थितियों में यह है कि सरकार नई फर्मों के प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं करती है, यानी उन पे बैन नहीं लगाती है, लेकिन उस वस्तु के उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कुछ कानूनी शर्तें लगा देती है कि इस वस्तु का उत्पादन वही कर पाएगी जो ये शर्तें पूरी करेगा। और वो शर्तें इतनी कठिन होती हैं कि कोई नई फर्म उनको पूरा नहीं कर पाती है, इसलिए उनका बाजार में प्रवेश नहीं होता। ठीक है,
एक बड़ा 10वां पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे हम कहते हैं विभिन्न संस्थाएं प्रतिस्पर्धा विरोधी तरीके अपनाती हैं, जिन्हें प्राय परभक्षी युक्तियां कहा जाता है। परभक्षी समझते हो? क्यों परभक्षी का अर्थ समझते हो? पर का मतलब है दूसरा, भक्षी का मतलब खा जाना, यानी परभक्षी का मतलब है वो जीव जो दूसरे जीवों को खा जाते हैं, उन्हें परभक्षी कहते हैं। तो जब कुछ संस्थाएं ये परभक्षी युक्तियां अपनाती हैं, यानी प्रतिस्पर्धी युक्तियां अपनाती हैं, तो उससे भी एकाधिकार हो जाता है। कैसे? कोई एक संस्था पुरानी संस्था है और वो एक लंबे समय से काम कर रही है, ऐसे में कोई दूसरी संस्था उस वस्तु के उत्पादन में प्रवेश करती है और अपना काम प्रारंभ करती है। अब क्योंकि दूसरी संस्था नई संस्था है, उसकी उत्पादन लागत भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो छोटे पैमाने पे उत्पादन करेगी, और जो पुरानी संस्था वो बड़े पैमाने पे उत्पादन कर रही होती है, इसलिए उसकी लागत कम होती है। तो ये पुरानी और बड़ी संस्था जो कम लागत पर वस्तु का उत्पादन कर रही होती है, एक काम ये कर सकती है कि अपनी वस्तु की कीमत को बहुत कम कर दे। अब जो पुरानी संस्था है, जैसे हम मान लेते हैं कि पुरानी संस्था है और उसकी उत्पादन लागत आ रही है 20 रुपये, और वो माल को बेच रही थी 30 रुपये में, अतः उसको 10 रुपये का लाभ मिल रहा था। दूसरी संस्था जो बाजार में आई है, क्योंकि वो छोटे पैमाने पे उत्पादन कर रही है और उसके लिए उत्पादन लागत आ रही है 25 रुपये, और बाजार में वो भी 30 में ही माल बेच रही है, तो ऐसे में उसको लाभ हो रहा है 5 रुपये। ठीक? तो ऐसे में ये जो बड़ी संस्था है जो 10 रुपये लाभ प्राप्त कर रही है, जिसकी उत्पादन लागत कम है, ये क्या करती है? अपनी वस्तु की कीमत को 30 से घटा करके इससे कम, जैसे मान लो कि 24 रुपये कर दिया। ठीक है? अब 24 रुपये कर दिया तो इस फर्म को तो 4 रुपये लाभ मिल रहा है, लेकिन इसके लिए तो उत्पादन करना ही संभव नहीं है। इसकी तो उत्पादन लागत ही कितनी आ रही है? 25 रुपये आ रही है। तो ये बाजार में वस्तु को 24 में कैसे बेचेगी? बेच ही नहीं सकती। तो ऐसे में जब पहली फर्म ने कीमत को इसकी उत्पादन लागत से कम कर दिया, तो नतीजा ये होता है कि इस फर्म को बंद होना पड़ता है। ठीक है? तो फर्म ने ये परभक्षी नीति अपनाई, यानी ऐसी नीति अपनाई कि दूसरी फर्म का व्यवसाय ही बंद हो गया। तो ऐसे में उस बड़ी और पहली संस्था का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा। ठीक है? ये वो सारे कारण हैं जिनसे एकाधिकार उत्पन्न होता है। और भी हो सकते हैं, मैंने मूल जो लाइन पहले बताई थी उस पर ध्यान रखें कि एकाधिकार उत्पन्न तब होगा जब नई फर्मों के प्रवेश को किसी भी तरह से रोका जा सके। तो नई फर्मों के प्रवेश को रोकने का कोई भी कारण बनता है, वो एकाधिकार उत्पन्न होने का कारण बन जाएगा। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे, जिसमें तालिकाएं और चित्र भी रहेंगे। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है। ठीक है? एकाधिकारी की राजस्व वक्र। राजस्व मतलब आगम वक्र। तो एकाधिकार बाजार में फर्म का जो औसत आगम वक्र कैसा होता है, सीमांत आगम वक्र कैसा होता है, और उसके कुल आगम वक्र कैसे होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है? चलो देखें। पहले तालिका बना देता हूं और फिर चित्र के द्वारा स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है? एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार में ये फर्म द्वारा बेची गई वस्तु की इकाइयां यानी कि मात्रा है। ठीक है? यहां हम औसत आगम को ले लेते हैं और यहां कुल आगम को लेंगे। यहां आप सीमांत आगम को ले लीजिए। ठीक है? वास्तव में औसत आगम वक्र मैं पहले भी बता चुका हूं। एक फर्म का जो औसत आगम वक्र होता है वो फर्म का मांग वक्र ही होता है। तो बेची गई मात्रा ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये ले लीजिए। ठीक है? अब जैसे हम
औसत आगम वक्र बनाएं ये, तो ये फर्म के लिए मांग वक्र है, यही औसत आगम वक्र भी है। वास्तव में फर्म, हम एकाधिकार की बात कर रहे हैं, तो एकाधिकार के लिए फर्म का मांग वक्र क्या होगा? एकाधिकार फर्म के लिए मांग वक्र बाजार मांग वक्र ही होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि एकाधिकार में एक ही फर्म होती है, इसलिए वो जिस मांग वक्र का सामना करेगी वो बाजार मांग वक्र होता है, और बाजार मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ घटता हुआ होता है। तो ऐसे में अगर फर्म मात्रा ज़्यादा बेचना चाहती है तो उसे, ये जैसे ये कीमत है तो उसकी बिक्री की मात्रा कम है, जैसे 1 है। अब वो बिक्री की मात्रा बढ़ाना चाहती है तो उसे कीमत को कम करना ही पड़ेगा, तभी उसकी बिक्री की मात्रा बढ़ेगी। तो औसत आगम है वो लगातार घटता हुआ होता है, वही मैं तालिका में बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे 10 हमने ये माना है 10, यानी जब कीमत, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, इनको संख्याओं में लिख दूं कि ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। जब बाजार एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत खुद तय कर सकता है, लेकिन मांग कौन करेगा? मांग तो बाजार के उपभोक्ता करेंगे। अगर एकाधिकारी ने अपनी वस्तु की कीमत बहुत ऊंची तय कर दी, जैसे मान लेते हैं 10 रुपये तय कर दी, तो ऐसे में कोई भी उपभोक्ता उस वस्तु को नहीं खरीदेगा, तो बाजार मांग कितनी होगी? 0। तो विक्रेता कोई वस्तु नहीं बेच पाएगा। अब अगर वो माल बेचना चाहता है तो कीमत कम करनी पड़ेगी, तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ऐसे रख लो। ठीक है, कुल आगम जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा का कुल आगम है वैसे ही होता है। कुल आगम कैसे ज्ञात करेंगे? बेची गई मात्रा को औसत आगम से गुणा कर देंगे तो कुल आगम प्राप्त हो जाएगा। कर लो गुणा, 0 को 10 से गुणा किया तो 0, यानी जब तक कोई माल बेचेंगे नहीं कोई संप्राप्ति या आगम प्राप्त नहीं होगी। 9 एकम 9, 8 दूनी 16 और 7 तिये 21, 6 चौक 24, ये पचम 25, 6 चौक 24 और 7 तिये 21। ठीक है, सीमांत आगम परिभाषा आपको पता ही है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसी को हम सीमांत आगम कहते हैं। एकाधिकार बाजार में हम देखेंगे कि सीमांत आगम है ये इस औसत आगम से कम होता है और लगातार घटता हुआ होता है। जैसा कि मैं अभी ज्ञात करूं कि 0 के लिए तो ये सीमांत आगम अपरिभाषित है। ठीक है, अब पहली इकाई की बिक्री करते हैं तो कुल आगम में कितने का परिवर्तन हुआ? 9 का। एक और इकाई की बिक्री करते हैं तो कुल आगम में कितने का परिवर्तन हुआ? 9 में कितना जोड़ेंगे? 16 हो जाए। 9 और 7 16। फिर और आगे कहने का मतलब है हर नीचे वाली संख्या में उसके ऊपर वाली संख्या घटा दो तो आपको सीमांत आगम यानी सीमांत संप्राप्ति मिल जाएगी। तो 21 में 16 घटाया कितना बचा? 5। 24 में से 21 घटाया 3। 25 में से 24 घटाया 1 और 24 में से 25 घटाएंगे -1 और 21 में से 24 घटाएंगे -3। तो तालिका से पता चल रहा है कि औसत आगम तो लगातार घट रहा है। नहीं, 21 में से 24 घटाएंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, हाँ ये 20 नहीं है 21 है, वो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, कोई बात नहीं। ठीक, तो औसत आगम लगातार घट रहा है, सीमांत आगम भी लगातार घट रहा है, लेकिन थोड़ा यहाँ ध्यान देखें कि सीमांत आगम के जो घटने की रफ्तार है वो औसत आगम से दुगनी है। ये 1-1 इकाई घट रहा है और ये कितना घट रहा है? 2-2 इकाई। तो सीमांत आगम औसत आगम से दुगनी रफ्तार से नीचे की तरफ घट रहा होता है और सीमांत आगम ऋणात्मक भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो हम सीमांत आगम का चित्र बनाएंगे। कुल आगम की तरफ ध्यान दें कि कुल आगम 0 से शुरू होता है और ऐसे में ये लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बढ़ने की रफ्तार कम है, तो ये घटती दर से बढ़ रहा है और अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर ये घटना प्रारंभ कर देता है। तो बना देता हूं अभी चित्र। ऊपर हम कुल आगम का चित्र बना देंगे और नीचे
औसत व सीमांत आगम का चित्र बना दें। यहाँ हम AR और MR को दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ हम कुल आगम यानी TR को दर्शाएंगे। ये बेची गई वस्तु की मात्रा है, ठीक है। और AR और MR, वैसे तो जब तालिका को लेकर के हम बनाते हैं तो AR और MR है वो यहाँ Y एक्सिस से टच करके नहीं बनाना चाहिए, आगे से बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन किताबों में क्या, यहाँ 1 से शुरू कर देते हैं, 0 से न शुरू करके 1 से शुरू कर देते हैं, और फिर वो जब बनाएंगे तो आगे से बना देते हैं। और किताबों में कई बार आपको यहाँ टच करके बनाया हुआ भी होता है। उसका कारण मैं पहले बता चुका हूँ। तालिका लेकर के बनाओगे तो चित्र आपका यहाँ आगे से शुरू होगा, पहली इकाई से शुरू होगा, और बिना तालिका के बनाते हो तो Y एक्सिस को टच करके भी बना सकते हैं, ठीक है। हम तालिका को लेकर के ही बना रहे हैं, तो ये पहली इकाई से हम शुरू कर रहे हैं। तो AR वक्र है वो नीचे की तरफ, थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने इसे। AR वक्र है वो नीचे की तरफ आ रहा है, MR वक्र इससे दुगनी रफ्तार से नीचे की तरफ जाएगा, और जहां MR वक्र है शून्य हो रहा है उसके ठीक ऊपर कुल आगम है वो अधिकतम होगा। तो यहाँ इसको घटती दर से यूँ बढ़ता हुआ हम दिखाएंगे, और यहाँ अधिकतम होने के बाद ये नीचे की तरफ घटेगा। तो ये एकाधिकार बाजार में सीमांत आगम, औसत आगम और कुल आगम वक्र की आकृतियां होती हैं। समझ में आया? अब हम अगला हेडिंग लेंगे, एकाधिकार बाजार में फर्म का संतुलन। ठीक है, बड़ा आसान है, मिनटों में समझ में आ जाएगा। इनको याद रखना। हाँ, पहले हम ले रहे हैं एकाधिकार बाजार का अल्पकालीन संतुलन, उसके बाद हम दीर्घकालीन संतुलन की बात करेंगे। एकाधिकार बाजार में फर्म का अल्पकालीन संतुलन होगा कहाँ? क्योंकि हम MRMC विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस विधि के अनुसार फर्म के संतुलन की 2 शर्तें पूरी होनी आवश्यक है, जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में भी थी। कौन सी? पहली शर्त, संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होनी चाहिए। दूसरी शर्त, संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं होनी चाहिए, अर्थात वो सीमांत आगम को नीचे से काटती हुई ऊपर की तरफ निकलनी चाहिए। बना देते हैं जल्दी से। ठीक है, ये फर्म का AR वक्र है, जिसे हम फर्म का मांग वक्र भी कह सकते हैं, और ये फर्म का MR वक्र है। आप चाहो तो इसे ऋणात्मक की तरफ दिखा सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें अभी उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ छोड़ सकते हैं। अब हम बात करें सीमांत लागत की, तो सीमांत लागत वक्र बिल्कुल जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में होता है वैसे U आकार का होगा। तो ये फर्म का अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र SMC। संतुलन कहाँ है? जहाँ सीमांत लागत सीमांत आगम को नीचे से काटता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो ये संतुलन बिंदु है। ये थोड़ी अलग चीज़ है आपके लिए, 12th में आपने नहीं पढ़ी है, तो देखें। एकाधिकार में अल्पकाल में फर्म का संतुलन वहाँ होता है जहाँ सीमांत लागत सीमांत आगम को नीचे से काटती हुई ऊपर की तरफ निकल रही है, तो ये संतुलन बिंदु E है। और इस संतुलन बिंदु पर ये जो मात्रा है, ये संतुलन मात्रा OQ है। कीमत कितनी होगी वो देखो, कीमत यहाँ MR से पता नहीं चलेगा, कीमत पता चलेगी औसत आगम से, क्योंकि यही तो फर्म का मांग वक्र है। अतः इसको ऊपर तक बढ़ाएंगे तो ये बिंदु F है, ये हमें कीमत दर्शा रहे हैं। तो फर्म को औसत आगम कितनी मिल रही है? QF, या इसको आप यहाँ तक कर दें तो P, OP कीमत कह दीजिए या QF कह दीजिए। ये तो हुआ संतुलन। अब इस संतुलन की स्थिति में एकाधिकारी फर्म को लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, या सामान्य लाभ हो रहा है, ये पता चलेगा हमें AR और AC की तुलना से, यानी औसत आगम और औसत लागत की तुलना से। जैसा पूर्ण प्रतिस्पर्धा में था, ठीक यहाँ भी है।
जब औसत आगम, ये लिख देता हूं मैं यहाँ ताकि आपको आसानी से याद रहे, जब औसत आगम औसत लागत से अधिक हो तब फर्म को अधिसामान्य लाभ प्राप्त होगा। अधिसामान्य लाभ, ठीक है, बना के देखें। तो अधिसामान्य लाभ होने के लिए औसत आगम ज्यादा होना चाहिए, औसत लागत कम। तो औसत आगम तो हमारा QF है। अब औसत लागत को इसके नीचे से निकाल दें, और हमें यह भी याद रखना है कि सीमांत लागत औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटती है। तो ये न्यूनतम बिंदु ले लो और यहाँ ऐसे हम बना दें, तो ये फर्म का अल्पकालीन औसत लागत है। अतः फर्म को औसत लागत कितनी सामना करना पड़ रही है, ये T तक है। तो फर्म की औसत आगम QF है, औसत लागत QT है। अतः फर्म को प्रति इकाई TF के बराबर लाभ हो रहा है, और फर्म का जो कुल लाभ है वो ये P0 TF और P के जो क्षेत्र बन रहा है ये फर्म का कुल लाभ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि एकाधिकारी फर्म है वो अपनी कीमत खुद तय कर सकती है, तो ऐसे में उसे तो हानि नहीं हो सकती, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। अल्पकाल में एक एकाधिकारी फर्म को हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। कैसे? एकाधिकारी अपनी कीमत का तो स्वयं निर्धारक है, लेकिन मांग पे तो उसका कोई नियंत्रण नहीं है। अगर बाजार में वस्तु की मांग बहुत ही कम है और एकाधिकारी की वस्तु की उत्पादन लागत अधिक आ रही है, तो ऐसे में फर्म को हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। बना देता हूं। यहां मैं हानि का चित्र बना रहा हूं, तो यही फर्म का AR वक्र और मांग वक्र, ये फर्म का MR वक्र, संतुलन बिंदु SMC द्वारा निर्धारित होगा, तो ये संतुलन बिंदु E है, और इस संतुलन बिंदु पर ये संतुलन मात्रा OQ, और ये बाजार में कीमत तय हो गई P, और ये बिंदु F लिख दो। ठीक है। अब औसत आगम हमारा QF है। अब हमें हानि दर्शाना है, तो ऐसे में औसत लागत को इसके ऊपर से निकालो और यहाँ कहीं न्यूनतम कर दो, तो ये यहाँ से ये यहाँ न्यूनतम पे आया और ऊपर निकल गया, तो ये ऐसे है। अतः फर्म की औसत लागत कितनी हो गई, ये ऊपर बढ़ा हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो ये हम इसको नाम दे दें कोई M। तो ऐसे में फर्म को यहाँ FM तक प्रति इकाई हानि हो रही है, क्योंकि औसत आगम तो सिर्फ QF है और औसत लागत QM है। अतः प्रति इकाई MF के बराबर हानि हो रही है, और कुल हानि है ये PFM और P1 के बराबर फर्म की हानि है। तो ये हानि कब होगी, जब औसत आगम कम हो औसत लागत से, और सामान्य लाभ भी हो सकता है। ये औसत आगम, ये सीमांत आगम, ये SMC, ये संतुलन बिंदु E, ये संतुलन मात्रा OQ, ये कीमत OP, और ये इसको आप F नाम दे दीजिए यहाँ। अब सामान्य लाभ कब होता है, जब औसत आगम और औसत लागत दोनों बराबर हो। तो हमारा औसत आगम तो QF है, अतः औसत लागत को हम इस प्रकार से बनाएं कि वो यहाँ F बिंदु पर स्पर्श करती हुई फिर आगे निकले। तो आप औसत लागत को यूँ बनाइए, ये यहाँ उसे यहाँ स्पर्श करवा दीजिए और फिर यहाँ न्यूनतम पर लेकर के और फिर उसको आगे बढ़ाएं। अतः औसत आगम भी QF और औसत लागत भी QF, तो फर्म को सिर्फ सामान्य लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो याद रखें, अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म को भी अधिसामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि तीनों ही स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आज का एक लास्ट पॉइंट और ले लें, एकाधिकारी फर्म का दीर्घकालीन संतुलन।
आज के लिए लास्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है। हटा दो इसे। हाँ, अब हम दीर्घकालीन संतुलन की बात करते हैं। पहले समझें कि फर्म का दीर्घकालीन संतुलन कहाँ होगा, फिर चित्र द्वारा समझेंगे। क्योंकि एकाधिकार में एक अकेली फर्म होती है, इस फर्म का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण है। ऐसे में एकाधिकारी फर्म अगर दीर्घकाल में हानि प्राप्त कर रही है तो अपना उत्पादन बंद करेगी, काम ही नहीं करेगी। सिर्फ सामान्य लाभ मिल रहा है तो भी वो व्यवसाय में नहीं रहना चाहेगी। अतः एकाधिकारी फर्म का अपनी वस्तु की कीमत और पूर्ति पर नियंत्रण होने के कारण एकाधिकारी फर्म दीर्घकाल में हमेशा ही अधिसामान्य लाभ प्राप्त करती है। लेकिन जब ये अधिसामान्य लाभ प्राप्त करती है तो इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि ये दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पे ही उत्पादन करे, क्योंकि उसको किसी अन्य फर्म से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। इसलिए वो दीर्घकालीन औसत लागत के किसी भी बिंदु पे उत्पादन कर सकती है जहां उसका लाभ अधिकतम हो रहा हो। इसी चीज को मैं चित्र द्वारा स्पष्ट कर रहा हूं। ये फर्म का AR वक्र यानी कि मांग वक्र, ये फर्म का सीमांत आगम वक्र, ये फर्म का दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र LRMC, ये फर्म का संतुलन बिंदु E, ये संतुलन मात्रा Q और ये संतुलन पर कीमत QF या इसे आप OP कह सकते हो। और ऐसे में फर्म का जो दीर्घकालीन औसत लागत का वक्र होगा वो कैसा होगा, ये इस प्रकार से, क्योंकि अधिसामान्य लाभ हमें दर्शाना है तो ये यहां से निकलेगा और ये यहां न्यूनतम होने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में फर्म की जो दीर्घकालीन औसत लागत है वो यहाँ QT तक आ रही है और दीर्घकाल में फर्म को प्रति इकाई TF के बराबर लाभ हो रहा है और ये फर्म का अधिसामान्य लाभ का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये कुल लाभ हो गया। अब यहाँ आप देखो, फर्म दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पे उत्पादन नहीं कर रही है, बल्कि न्यूनतम बिंदु से पहले ही यहाँ उत्पादन कर रही है, क्योंकि अभी यहाँ इस स्थिति में ही फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो फर्म के लिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पे ही उत्पादन करे। तो यहाँ फर्म के पास अभी आधिक्य क्षमता होती है। तो याद रखना, एकाधिकार में दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में फर्म के पास आधिक्य क्षमता होती है, वो अभी अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है।